को बोलने के लिए इस तरह की बात, श्री सैम लोढ़ा जी। अरे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभारी हूं। हम मात्र 30 सेकंड के लिए माननीय सभापति महोदय अपनी आंख बंद कर लें और ये कल्पना करें कि हम एक दलित और आदिवासी परिवार का हिस्सा हैं, उसके सदस्य हैं, तो शायद हम दलित और आदिवासी परिवार की पीड़ा और तकलीफ को समझ पाएंगे। बहुत अफसोस की बात है, आज 70 साल के बाद भी दलित और आदिवासी परिवार की क्या हालत है और चौतरफा वो किस तरह की नजरों का सामना करता है। माननीय सभापति महोदय, परिवार की स्त्रियां गर्भवती हो जाए, अक्सर हेमोग्लोबिन 2, 3, 4, 5 इस तरह का हेमोग्लोबिन पाया जाता है और जिन नजरों के बीच में वो जीवन जी रहे हैं, वो किस तरह की नजरें हैं, किस तरह का अपमान झेलना पड़ता है और कौन सी सामाजिक परिस्थितियां आज भी उनके सपोर्ट में खड़ी हुई है, कौन सा तंत्र आज भी खड़ा हुआ है। कानून बना दिए, संविधान बना दिया, अधिकार बना दिए, सब करते। माननीय सभापति महोदय, क्या गांव में हमारे तंत्र का कांस्टेबल नहीं होता? क्या ग्राम विकास अधिकारी नहीं होता? क्या पटवारी नहीं होता? इसके बाद भी आज भी दलित और आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को क्या सामान्य जगह पर बैठने का अवसर मिल रहा है? किसी सामाजिक कार्यक्रम में चला जाए, धार्मिक कार्यक्रम में चला जाए, क्या व्यवहार उसके साथ हो रहा है? और इन सारी परिस्थितियों के बीच में वो संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। किन मुश्किल हालात में अपने बच्चों को पालता है, किन मुश्किल हालात में अपने बच्चों को पढ़ाता है। और जब हम शासन का नजरिया देखते हैं, मैं राजस्थान पुलिस की एक प्रेस वार्ता का अंश मैंने पढ़ा था। शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में जो केसेस हुए, दर्ज हुए शेड्यूल कास्ट की तरफ से 7017 और उसमें एफआर कितनी हुई? 2959, 40.0% फेक। एसटी की तरफ से जो केसेस रजिस्टर्ड हुए 2020 में 1878, एफआर कितनी हुई? 752, 42.17% फेक। माननीय सभापति महोदय, इस समाज का भी मैं भी हिस्सा हूं और मैं जानता हूं कि वो पुलिस में बैठा हुआ आदमी जो जांच कर रहा है, वो अपनी जातिवादी मानसिकता को अलग रख करके जांच नहीं कर रहा है, वो उस सोच को अलग रख के जांच नहीं कर रहा है। उसके दिमाग में वही शोषण की मानसिकता है, वही हिकारत का भाव है और उसी नजरिए से जांच करने के कारण ये इतना बड़ा आंकड़ा माननीय सभापति महोदय हमें देखने को मिलता है। जब तक लोगों की माननीय सभापति महोदय मानसिकता नहीं बदलेगी, सोच नहीं बदलेगी, ये भाव नहीं बदलेगा कि जन्म के कारण आप बड़े नहीं हो, जाति के कारण बड़े नहीं हो, तब तक ये समाज वैसा नहीं बन सकता जैसी बाबा साहब ने अपने सिद्धांतों, उसूलों और अपने दिए हुए उस संविधान के माध्यम से माननीय सभापति महोदय कल्पना की थी। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र किया। माननीय सभापति महोदय, मैं उनका एक आर्टिकल जो 1918 में छपा, फार्मिंग एंड फार्म होल्डिंग्स, उसका एक छोटा सा अंश आपको पढ़ के सुना। अगर हम लोग उनके उसूलों, उनके सिद्धांत पर चले होते तो आज देश में जिस तरह का असंतोष है, जिस तरह की असमानता है, वो शायद हमको देखने को नहीं मिलती।
और एक जिस राम राज्य की कल्पना हमारे पूर्वज करते रहे हैं, अगर बाबा साहब के दिए हुए उसूल और उनके सिद्धांतों पर चले होते तो आप और हम सब लोग उसको साकार हुआ वो देखते। अंबेडकर ने लिखा है कि इंडस्ट्रीज शुड बी ओन एंड रन बाय द स्टेट and that agriculture should be owned and run by the state and that agriculture should be a state industry। और उतना ही नहीं, 1927 के अंदर बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में जो उन्होंने स्पीच दिया उसका अंश में पढ़ के आपको सुना रहा हूं। He also warned of the ills of capitalism, arguing that unfettered capitalism could turn into a force of oppression and exploitation। और उसके बाद भी सभापति महोदय, संविधान सभा में भी जब राज्य और अल्पसंख्यक का मसौदा का प्रस्ताव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था, तब उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की वकालत की थी और प्राइवेटाइजेशन का तब भी विरोध किया था। आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सरकारों का काम व्यवसाय करना नहीं है। और ये जो 3 कानून लाए, ये मैंने अंबेडकर के लिखे हुए आर्टिकल के अंश पढ़े, उनके विचार पढ़े। अंबेडकर के विचारों को नष्ट करने वाले तीनों कानून हैं। अंबेडकर और नेहरू की जोड़ी ने जो शुरुआत की है, सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा किया उन्होंने, और इसलिए खड़ा किया कि सरकार का, जनता का धन भी उसमें लगे और देश का त्वरित औद्योगिक विकास हो और लोगों के जीवन का उत्थान हो। आज सरकार किस नीतियों पर चल रही है माननीय सभापति महोदय? वो भारतीय जनता पार्टी जिसने देश की संसद 45 दिन तक सिर्फ एफडीआई के मुद्दे पर ठप की थी, आज वो 49% से 74% का प्रपोजल एलआईसी के लिए लेकर आ गए। डिसइन्वेस्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन का नाम खुलेआम दिया है और 1,75,000 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्तियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने का तय किया। माननीय सभापति महोदय, क्या होगा उन जो मैं ये सारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण प्राइवेटाइज हो जाएंगे, एससी एसटी के लोगों की नौकरियों का क्या होगा? अभी एक पूर्व सदस्य जिक्र कर रहे थे, उनका दिलीप सिंह भूरिया कमेटी का। माननीय सभापति महोदय, क्या दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की सारी सिफारिशों को लागू कर दिया गया? और क्या दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की सिफारिश के आधार पर भारतीय जनता पार्टी निजी क्षेत्र में भी आरक्षण नीति का समर्थन करेगी? अगर ये सारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण खत्म हो गए, जिस तरह से 2 बैंक को प्राइवेटाइज करने का अभी प्रस्ताव दिया है, एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने का प्रस्ताव दिया है, एससी एसटी के लोगों के पास क्या फैक्ट्रियां है? क्या उनके घर में दुकानें चल रही है? क्या बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है? आप इस सारा सार्वजनिक क्षेत्र का तंत्र पूरा नष्ट कर देंगे तो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के आगे आगे बढ़ने का अवसर कैसे मिलेगा? और मैं आपको निवेदन करना आपके माध्यम से चाहता हूं कि भूरिया कमेटी ने तो यह भी कहा था कि काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों में शामिल किया जाए, आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि के हस्तांतरण पर भी काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होने चाहिए। भूरिया कमेटी ने यह भी कहा था कि आदिवासियों की भूमि हस्तांतरण से संबंधित मामलों को राजस्व विभाग के स्थान पर जनजाति विभाग के द्वारा हैंडल किया जाना चाहिए। भूरिया कमेटी ने तो यह भी कहा था कि जनजाति वर्ग के अवैध भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए पैसा अधिनियम में पंचायत प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए, केवल मात्र ग्राम सभा के स्तर पर नहीं।
और बुरिया कमेटी ने तो यह भी कहा था कि सशस्त्र बल में भी जनजाति वर्ग को आरक्षण के प्रावधान होना चाहिए। क्या हुआ है? आप ही की पार्टी के थे, उन्हीं के द्वारा अध्यक्ष बनाए हुए थे, उन्हीं के द्वारा रिपोर्ट दी हुई है, आप उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, ये बात लगातार की जाती रही है और चाहे कांग्रेस और चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियां ये मत व्यक्त करती रही है कि जनजाति वर्ग का भला होना चाहिए। फिर क्या वजह है कि राजस्थान में जो परिवर्तन महाराष्ट्र पैटर्न पर लगातार लाने की वकालत की जाती रही है, वो हम ला नहीं पा रहे? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1975-76 में पहली बार जनजाति उपयोजना मद में प्रावधान, व्यय और मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया। और राजस्थान में माननीय सभापति महोदय गुलाब सिंह सत्तावत की मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया, जिसने 22 मार्च 1999 को रिपोर्ट दी अपनी, और यह कहा कि 14 विभागों की आयोजना सीमा का 8% जनजाति विभाग विकास विभाग को आवंटित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, 15 फरवरी 2000 को इसे समस्त विभागों में लागू किया गया, 8% एक मुश्त। और बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2010-11 के अपने बजट भाषण में इसको बढ़ाने का ऐलान किया, तो 2010-11 में 12.56%, 11-12 में 12.60%, और इस क्रम में ये लगातार माननीय सभापति महोदय बढ़ता रहा। लेकिन वास्तविक रूप से ये फंड सीधे तौर पर आज तक जनजाति विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद में 2015-16 में जब जनजाति कल्याण मंत्री, विकास मंत्री नंदलाल मीणा हुआ करते थे, एक असेंबली क्वेश्चन के जवाब में एक कमेटी का ऐलान हुआ कि महाराष्ट्र और गुजरात में जनजाति की वर्किंग किस तरह की है उसका अध्ययन करेंगे और उसको राजस्थान के अंदर लागू करेंगे। नंदलाल मीणा कमेटी ने अपनी वो रिपोर्ट दी और जो प्रस्तावित किए गए चेंजेस, 3 साल तो आपके निकल गए, वसुंधरा जी की सरकार के, आपने वो चेंजेस किए नहीं। 2 साल इस सरकार के निकल गए, वो चेंजेस किए नहीं। और जो जनजाति कल्याण की आप दोनों पार्टियों की भावना है, उसका लाभ निचले स्तर पर जिस रूप में दिखना चाहिए वो अभी दिखना शेष है। और माननीय सभापति महोदय, नंदलाल मीणा कमेटी ने क्या रिकमेंड किया? महाराष्ट्र के अंदर जो प्लान सीलिंग है वो सीधे जनजाति विकास विभाग के पास, 60% पैसा जिला आयोजना समिति को दिया जाता है और 40% पैसा विभाग के पास रहता है। और ये रिकमेंड किया गया कि 13.48% पैसा एक मुश्त जनजाति विकास क्षेत्रीय विभाग को दिया जाए। लेकिन उस पर माननीय सभापति महोदय अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। नंदलाल मीणा कमेटी ने महाराष्ट्र के अंदर परियोजना अधिकारी को 5 लाख रुपए तक की सैंक्शन के पावर है, एडिशनल कमिश्नर को 20 लाख तक के पावर है और कमिश्नर को 50 लाख तक के पावर है। राजस्थान में दोनों को ही 5-5 लाख। उस कमेटी ने यह रिकमेंड किया कि कमिश्नर को 1 करोड़ तक की पावर दो, कलेक्टर को 25 लाख तक की पावर दो
लेकिन अभी तक उसकी पालना होनी, माननीय सभापति महोदय, बाकी है। हम अगर उस कमेटी ने जो रिपोर्ट राजस्थान गवर्नमेंट को सबमिट की है, हम अगर उस पर गौर करेंगे, नजर डालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा राजस्थान का जनजाति समुदाय कहां पर खड़ा है। माननीय सभापति महोदय, महाराष्ट्र के अंदर आश्रम, हॉस्टल और स्कूल 1108 संख्या है। आबादी हमारी और उनकी लगभग बराबर, ये 5-7 लाख का फर्क होगा। राजस्थान में ये संख्या 372 है। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा फर्क है। और महाराष्ट्र के अंदर 4,50,248 बच्चे इन हॉस्टल स्कूल में रह रहे हैं। और हमारे यहाँ इस साल का फिगर जो हमारी सरकार ने दिया है वो 23,641 है। मतलब महाराष्ट्र की तुलना में 5%। तो आप बताइए कि हमारा जनजाति समुदाय किस मुकाम पर खड़ा हुआ है। और मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये लाल फीताशाही का नतीजा है कि जो उच्च शिक्षा प्रोत्साहन के लिए छात्राओं के लिए 2020-21 में 70 लाख रुपए का प्रावधान किया था और खर्चा हुआ है मात्र 19.60 लाख रुपए। इसी तरीके से जो आर्थिक सहायता का प्रोविजन किया गया था 2021 में, वो किया 68 लाख और खर्चा हुआ है मात्र 21.56 लाख। और राज्य योजना से जनजाति उपयोजना में जो प्रगति है उसका मैं एक आंकड़ा आपके सामने निवेदन कर दूं। सिंचाई में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए प्रावधान किया 44,635 लाख का, और माननीय सभापति महोदय खर्चा किया है 16,653। उद्योग और खनिज में 16,938 लाख रुपए का प्रावधान किया और खर्चा किया है 4,977। परिवहन एवं संचार के लिए 79,221.31 लाख का प्रावधान किया और खर्चा किया 27,846 लाख रुपए। और वैज्ञानिक सेवाएं एवं अनुसंधान 15 लाख का प्रावधान किया, खर्चा किया माननीय सभापति महोदय मात्र 6 लाख रुपए। तो ये सब हालात इस कारण से बने हुए हैं कि विभाग का अपना, माननीय सभापति महोदय, तंत्र बहुत कमजोर है। आप इनके विभाग के अगर पदस्थापित अधिकारियों की सूची देखेंगे, एक्सीएन पोस्ट वैकेंट, 4 एईएन, 5 एईएन, 4 पोस्ट वैकेंट, 1 जेईएन की पोस्ट वो वैकेंट, 14 प्रशासनिक अधिकारी, 13 की पोस्ट वैकेंट, सहायक प्रशासनिक अधिकारी। जब आपका विभागीय तंत्र ही आपके पास पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है तो आप किस आधार पर मॉनिटरिंग करेंगे। अब आप माननीय सभापति महोदय बिखरी जनजाति का फिगर देके 2021 का 1145 लाख का प्रावधान है और खर्चा कितना किया 286 लाख। विशेष केंद्रीय सहायता माड़ा क्षेत्र में 1255 लाख का प्रावधान है, खर्चा कितना किया 36 लाख रुपए। और माड़ा क्लस्टर क्षेत्र 31 लाख का प्रोविजन, एक्सपेंडिचर 0। बिक्री जनजाति योजना क्षेत्र विशेष केंद्रीय सहायता में 1446 लाख, खर्चा 0। शहरिया विकास परियोजना क्षेत्र विशेष केंद्रीय सहायता में प्रोविजन 90 लाख और खर्चा 0। माननीय सभापति महोदय, अगर यही गति रही तो हमारे आदिवासी समुदाय का उत्थान कैसे होगा। और इतना ही नहीं सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने खुद ने जब ऑनलाइन मीटिंग की विभाग की तो ये जानकारी सामने आई, कई जगह पर तो धेला भी खर्च नहीं हुआ। 8 जिलों की उन्होंने समीक्षा की माननीय सभापति महोदय। अब आप और हम दोनों ही आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, जिनके मेरे क्षेत्र में तो कम संख्या है लेकिन जिले में काफी है।
आज भी कई इलाके ऐसे हैं माननीय सभापति महोदय, चारपाई पर कोई बीमार पड़ जाए, चारपाई पर लेके आना पड़ता है। बरसात ज्यादा आ जाए, टायर पर बैठ करके उनको जाना पड़ता है। और कारण क्या? रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर नहीं, तो आप उस फली तक सड़क नहीं बनाते हैं। अब ये आपको इतना पैसा का प्रोविजन है इसमें, लेकिन डिपार्टमेंट को पैसा जा रहा है सीधा। एसटी का जो डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, सीधा उसको पैसा मिलता नहीं है, सीलिंग लगती है, विभागीय स्तर पर लगती है। इसलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि जिस महाराष्ट्र पैटर्न की सिफारिश नंदलाल मीना ने कमेटी ने की थी, उसको आप राजस्थान में लागू करो, जिससे सीधा पैसा आपके विभाग को प्राप्त हो और आदिवासी समुदाय का उत्थान हो सके। इस मौके पर मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और जनजाति मंत्री का इस बात के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया। माननीय सभापति महोदय, जो एसटी का रिजर्वेशन है, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया है कि वो 50% से ज्यादा आबादी है तो आप वहां पर टीएसपी का लाभ दे रहे, और जो 50% से कम आबादी के टीएसपी के लोग हैं, वो गांव हैं, क्या उस आदिवासी के और जो 50% से ज्यादा आबादी वाले गांव है, उन दोनों में कोई फर्क है? लेकिन दोनों को लाभान्वित करने में रात और दिन का अंतर है। जब तक ये निर्णय माननीय सभापति महोदय पुनर्विचार करके सांस्कृतिक आधार पर इसका निर्धारण नहीं होगा, लाखों करोड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय आगे आने से माननीय सभापति महोदय वंचित रहेगा। इस मौके पर मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि 2018 के अंदर जो एससी समुदाय के लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए थे आंदोलन के दौरान, आंदोलन को लेके उन्होंने उनमें से वो सारे मुकदमे वापस लिए जो मुकदमे वापस लिए जा सकते थे, जिनमें वापस लेने में कोर्ट की कोई अड़चन नहीं थी। इससे सैकड़ों की संख्या में वो नौजवान दलित समुदाय का जो झूठे मुकदमों में फंसा था, जेलों में रहा था, उसको माननीय सभापति महोदय बहुत बड़ी राहत मिली है। अब मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, यह आपकी पुस्तक है, 2019-20 में 7,44,000 लोगों को ये छात्रवृत्ति मिली थी। अब 20-21 में आपने इसमें फिगर दिया 1,37,000 का, और जो खर्चा 19-20 में हुआ था वो 84,626 लाख रुपए हुआ था। अब की बार आपने फिगर दिया 21,809 लाख। अभी इतना कम क्यों हुआ है, ये जब आप उत्तर दीजिए बता देना। इसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, उसमें भी लाभान्वितों की जो खर्चा है वो 19-20 का 171.87 लाख है। अभी दिसंबर तक आपने खर्चा किया मात्र 69 लाख रुपए। ऐसे ही मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, 19-20 में आपने व्यय किया 205 लाख रुपए। अभी आपने खर्चा किया है 9 महीने गुजरने के बाद भी 118 लाख रुपए। अनुप्रति योजना, जहां 19-20 में आपने व्यय किया 194 लाख रुपए, और 20-21 में आपका खर्चा है मात्र 28.13 लाख रुपए। ये मेरा आंकड़ा नहीं है माननीय मंत्री जी, ये आपके विभाग के लोगों के द्वारा दिया हुआ कि निकाय जारी पुस्तक। समाप्त करें माननीय सदस्य। कर रहा हूं माननीय। ऐसे ही मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना, अब मैं आपसे खाली 2 बातें और निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि ये केश कला बोर्ड, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग, राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु बोर्ड, सब ठप पड़े हुए। तो आपके माध्यम से सभापति महोदय मैं ये विनती करना चाहता हूं कि आप इन सब का गठन करो जिससे लोग लाभान्वित हो। और एक आखिरी बात कहता हूं माननीय सभापति महोदय,
खाली SC ST का एक्सप्लॉयटेशन यहां हो रहा हो ऐसा नहीं है, राजनीतिक रूप से भी मैं ऐसा समझता हूं कि उनकी क्षमता के अनुरूप उनके साथ न्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। हम हाउस में देखते हैं, हमारे मंत्री टीकाराम जी जूली, हमारी मंत्री ममता भूपेश, हमारे मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा साहब परफॉर्मर है, किसी भी बात का कितनी बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन इन सारे SC ST के लोगों के पास विभाग क्या है, किस तरह के विभाग उनके पास? परफॉर्मर है, बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन जब विभागों के बंटवारे का समय आता है तो इस किस्म के विभाग SC ST के लोगों को क्यों दिए जाते हैं? वो विभाग क्यों नहीं दिए जाते जिसके माध्यम से वो अपने तबके के लोगों के उत्थान के लिए भी काम कर सकें? क्यों नहीं नगरीय विकास, क्यों नहीं माइंस, क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट, क्यों नहीं हेल्थ, क्यों नहीं जल संसाधन, क्यों नहीं PhD? माननीय सभापति महोदय, ये शोषण हर स्तर पर हो रहा है और मैं आपके माध्यम से यही विनती करना चाहता हूं कि ये जाग जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी समझ लेना चाहिए कि SC ST के लोगों के वोटों से राज बनाए और इनके लोगों के साथ अन्याय मत करो। नहीं तो जो दिल्ली के अंदर भी निगम के चुनाव में हाल देख लो और वो सूरत में भी विकल्प आकर के खड़े हो गए। अगर जो आपकी नींव है, आपकी बुनियाद है, जिनके बुजुर्गों ने अपना खून पसीना देख करके इस कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया है, अगर उनके चुने हुए नुमाइंदों को के साथ राजनीतिक रूप से भी आपने न्याय नहीं किया तो आने वाले वक्त में आपको बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। समाप्त। धन्यवाद। श्री इंद्रराज गुजर, श्री इंद्रराज गुजर।